नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोग का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की, और यह क्लास संख्या 20 है मित्रों। क्लास संख्या 20 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री बीपीएससी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह जो आप लोग को सीरीज दे रहे हैं, जो लेक्चर्स वीडियो आप लोग का हो रहा है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और यह सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो उससे संबंधित यह आपका लेक्चर्स वीडियो चल रहा है, उससे संबंधित यह आपका लेक्चर्स वीडियो चल रहा है। और यह जो एनसीईआरटी है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, केवीएस के लिए, एनपीएस के लिए, डी ट्रिपल एसबी के लिए और बीपीएससी पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव। चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव, और यह चैप्टर संस्कृतियों का टकराव है। आइए शुरुआत करते हैं। और जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो हम लोगों ने देख लिया हुआ था कुछ, तो जहां से हम छोड़े हुए थे वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये सब सारी सीरीज आप लोग को मिलेगी। आप लोग को पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, सब कुछ आप लोग को मिलेगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास जो भी लोग ज्वाइन करेंगे कोर्स, सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। तो बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीजीटी के लिए और डी पीजीटी के लिए आप लोग यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एजटेक समाज की अन्य विशेषताएं, हम लोग एजटेक समाज की विशेषताओं के बारे में शायद देख रहे थे, तो इसे देख लेते हैं। तो देखिए, एजटेक समाज जो मैक्सिको में, यह एजटेक समाज था, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको में एजटेक समाज था। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक भव्य मंदिर थे और युद्ध के देवताओं और भगवान सूर्य का को समर्पित था। तो देखिए, ये भगवान सूर्य के उपासक थे। एजटेक समाज के जो लोग थे वो भगवान सूर्य के उपासक थे, भगवान भास्कर के। ठीक है, और उनका विशेष मंदिर था यहाँ पर। ठीक है, साम्राज्य जो था ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। यहाँ की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। साम्राज्य जो था वो ग्रामीण था। ठीक है, नगरी नहीं था। ठीक है, लोग यहाँ पर मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा और आलू जैसे अन्य फसलों को उगाते थे। ठीक है, खेतिहर लोग जो थे अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे। जो खेतिहर लोग थे वह कुलीन लोगों की जमीन से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर जो जमीन होती थी वो किसकी होती थी? कुलीन लोगों की होती थी, अभिजात वर्गों की होती थी। और फ्रांस में भी यही देखने को मिलता है, भारत में भी यही देखने को मिलता है। जो भी जमीनें होती थी, जो भी भूमि होती थी, वो अभिजात वर्ग की होती थी। और जो गरीब तबके के लोग होते थे वो उसी जमीन पर जमींदार की जमीन मानकर उसी जमीन पर वह खेती करते थे। ठीक है, गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन वह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए की जाती थी। गुलामी आजादी के बाद गुलामी या आजादी फिर से खरीदी जा सकती थी। तो कुल मिलाकर गुलामी वाली प्रथा वहां पर भी थी, एजटेक समाज में भी थी। ठीक है, तो यह एजटेक समाज की विशेषताएं हैं आप लोगों के लिए। अगला जो टॉपिक है इसमें, कॉल मेकअप प्रशिक्षण संस्था। दरअसल यह एजटेक समाज के बारे में ही है। एजटेक समाज जो मैक्सिको में एजटेक समाज था, जिसके बारे में हमने बताया कि वहां पर मंदिर होता था और यह सूर्य देव के उपासक होते थे। सूर्य देव का देवता को समर्पित यहाँ पर मंदिर होता था। ठीक है, एजटेक समाज जो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला समाज था। ठीक है, तो ये सब बातें तो हमने बताई है। अब काल्मिकाक प्रशिक्षण संस्था क्या है? जैसा कि हमने बताया कि वहां का जो समाज था उसमें श्रेणीबद्ध विभाजन था। वहां पर कुलीन लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, पुरोहित थे, सैनिक वर्ग के लोग थे और श्रमिक वर्ग के लोग भी थे। ठीक है, तो वहां पर जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो कुलीन लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, जो वीआईपी पर्सन लोग थे, उनके बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए उनके बच्चों का एक स्कूल था। एक तरह से स्कूल समझिए, एक विद्यालय, जिसमें कौन दाखिला लेगा? वीआईपी लोग दाखिला लेंगे। ठीक है, जैसे हर समाज में, जैसे
आपके ही मान जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल होता है, कोई ऐसे कॉलेज होता है जिसकी फीस महंगी होती है। अब धीरू भाई अंबानी स्कूल है, धीरू भाई अंबानी स्कूल है, मुकेश अंबानी की पत्नी है अनीता अंबानी, ठीक है, तो उनका स्कूल है, धीरू भाई अंबानी स्कूल है, और उस पर उसमें कौन पढ़ता है, उसमें शाहरुख खान का लड़का पढ़ता है, सही, शाहरुख खान के घर के बच्चे पढ़ते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी पढ़ती है, जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं या उद्योगपति हैं उनके बच्चे जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर काल मेकाक जो स्कूल था, काल मेकाक जो प्रशिक्षण संस्था था, एस्टेक समाज में जो कुलीन लोग थे उनके बच्चे काल मेकाक में पढ़ते थे, काल मेकाक का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी कुलीन वर्ग के बच्चे काल मेकाक में भर्ती किए जाते थे, और एक बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं, उनको क्या बनाया जाएगा, उनको सैन्य अधिकारी बनाया जाएगा, उनको सेना में अधिकारी और धार्मिक नेता बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर यह कौन है, यह कोच है, मतलब ये शिक्षक है, और ये छोटे 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 बच्चे हैं जो किसी राज परिवार से हैं, कुलीन खानदान के हैं, अच्छे खानदान से हैं, सम्भ्रांत खानदान के हैं, ठीक है। यह कुल मिलाकर अभिजात वर्ग के लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रशिक्षण देने वाला यहाँ पर गुरु है, ठीक है। तो देखिए इनका जो स्कूल है उसे क्या बोलते हैं, काल मेकाक बोलते हैं। अब देखिए ये काल मेकाक का शिविर चल रहा है। अब देखिए संभ्रांत या जो कुलीन लोग हैं, अभिजात वर्ग हैं, उनके बच्चों के लिए तो कौन सा स्कूल है, काल मेकाक प्रशिक्षण संस्था है, ठीक है। अब जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उनके लिए भी तो स्कूल है, उनके लिए भी स्कूल है यार, उनके लिए भी स्कूल है। उनके स्कूलों को क्या कहा जाता है, उनके कॉलेज को क्या कहा जाता है, टेपोकल्ली स्कूल, टेपोकल्ली स्कूल, ठीक है, टेपोकल्ली स्कूल। वह लोग शायद स्कूल के लिए कुछ और शब्दों का उपयोग करते होंगे, एस्टेक समाज के लोग, मतलब ये जो चीजें हैं ये स्कूल ही है, तो यहाँ पर स्कूल हमने लिखा है, असल में टेपोकल्ली बस कहा जाता था, ठीक है। तो टेपोकल्ली स्कूल था। अब यह देखिए आम जनता जो थी वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, टेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे। जैसे देखिए यहाँ पर यह टेपोकल्ली वाला गुरु है, और यह कौन है, यह आम जनता वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए टेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे कौन, आम जनता के लोग बच्चे थे, जो जो थे आम नागरिक के बच्चे होते थे, वह टेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों और धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी, धर्म पुराण की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, इतिहास की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा उनके बच्चों को लड़ाकों का सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था, मतलब उनको भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि उनके जो कुलीन वाले बच्चे होते थे उनको तो सैन्य अधिकारी का प्रशिक्षण दिया जाता था, और उनके बच्चों को क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता था, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब सैनिक वाला प्रशिक्षण दिया जाता था। तथा साथ ही साथ खेती और व्यापार करना भी सिखाया जाता था यार, बिजनेस करना सिखाया जाता था, बिजनेस स्टडी सिखाई जाती थी, ठीक है, और खेती करना भी सिखाया जाता था, और सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। और जो लड़कियां होती थी भाई वह भी जाती थी स्कूल, लड़कियां भी स्कूल जाती थी। अब सोचिए लड़कियों को घरेलू काम धंधा भी घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। मतलब शुरू से लोगों का विचार था कि लड़कियां जो हैं, अब सोच लीजिए हजारों वर्षों से लोगों का विचार यही रहा है कि जो गर्ल्स होंगी और घरेलू काम में निपुण होनी चाहिए, घरेलू काम ही करेंगी। गर्ल्स को खेती और व्यापार करना नहीं सिखाया गया, सैन्य प्रशिक्षण नहीं सिखाया गया, लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो यह सब था। आगे देखिए एस्टेक संस्कृति के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है। अब एस्टेक संस्कृति से संबंधित कुछ भी तथ्य रह नहीं गए हैं। अब माया संस्कृति देखेंगे। देखिए यह एस्टेक संस्कृति, माया संस्कृति, इंका संस्कृति, यह समाज है, यह संस्कृति है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अलग अलग जगहों पर फैली हुई थी। अब हम माया संस्कृति देखेंगे, यह कहाँ था, तो देखिए माया संस्कृति जो है यह मैक्सिको, यह भी मैक्सिको में था माया संस्कृति, ठीक है। अलग अलग कालखंड में यह संस्कृतियां रही हैं। तो माया संस्कृति जो था मैक्सिको में था, और यह मध्य अमेरिका में विकसित हुआ, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में विकसित हुआ माया संस्कृति, ठीक है। और यह माया संस्कृति का एक पुरातात्विक अवशेष दे सकते हैं, यह बिल्डिंग, यह एक पुरातात्विक स्मारक जो माया संस्कृति की जीता जागता प्रमाण है कि कभी यहाँ पर इतनी बड़ी संस्कृति वास करती थी, ठीक है। माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एस्टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। कुल मिलाकर एस्टेक समाज का जो राजनीतिक स्थिति था वह काफी ऊपर था। एस्टेक साम्राज्य था एक तरह से, समझिए उनकी राजनीतिक विरासत जो थी वह प्रबल थी, ठीक है।
और यह माया संस्कृति का जो राजनीतिक शक्ति था वह कम था। ठीक है, और यह माया और एज़टेक दोनों मैक्सिको की ही संस्कृतियां थी। माया सभ्यता में कृषि, अब देखिए माया सभ्यता में कृषि कार्य होता था, जबरदस्त तरीके से कृषि कार्य होता था, और यह कृषि कार्य और मैक्सिको के पहाड़ी ढलानों पर होता था। मैक्सिको का जो पहाड़ी ढलान था वहां पर कृषि कार्य होता है। आप कृषि कार्य होता था। अगर आप थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा भूगोल अगर आपका सब्जेक्ट है और थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश के पूर्वोत्तर इलाकों में, हमारे देश के पूर्वोत्तर इलाकों में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, जहां भारी बारिश होती है वहां पर खेती होती है यार, खेती होती है। और चाय की खेती होती है ना, असम में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में चाय की खेती होती है, चाय के बागान होते हैं, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। और चाय के वृक्ष के लिए, चाय के पौधे के लिए पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो असम में जो चाय की खेती होती है, चाय के जो बागान होते हैं वह सीढ़ीदार खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, यह देखिए सीढ़ीदार खेत है, सीढ़ीदार खेत है। ठीक है, तो इस खेत को या इस सीढ़ीदार खेतों में की गई कृषि को हम कौन सी कृषि बोलते हैं? सोपानी कृषि बोलते हैं, सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, तो माया सभ्यता के लोग जो थे वह मैक्सिको की पहाड़ी पर सोपानी कृषि करते थे, मतलब सीढ़ीदार खेतों में खेती करते थे। ठीक है, तो मक्का की खेती इनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी। किसकी? माया सभ्यता की। माया सभ्यता की मुख्य आधार थी। किसकी? माया सभ्यता की मुख्य आधार थी क्या? मक्के की खेती। और भाई मक्के की खेती तो मैक्सिको में मैंने पहले भी बताया है कि मक्का वह फसल है जो मैक्सिको में ही पैदा हुआ। ठीक है, मतलब मैक्सिको जननी है मक्का फसल की। ठीक है, तो माया सभ्यता में भी मक्का पर्याप्त मात्रा में होता था। और माया सभ्यता में जो खेती होती थी वह सोपानी कृषि होती थी, मतलब सीढ़ीदार खेतों में कृषि होती थी। तो देखिए खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्ण थे, जिनके कारण खेती में बेशुमार पैदावार हुई थी माया सभ्यता में। इनकी अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर यह जान लीजिए कि मक्का जबरदस्त तरीके से बोया जाता था मैक्सिको में, और आज भी मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है। और मक्का जो है जननी है, मैक्सिको जो है जननी है किस फसल की? मक्का की। इसीलिए मक्का में माया सभ्यता वास करती थी, तो उनके लिए भाई मक्का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। यहाँ तक कि धार्मिक क्रियाकलाप में भी मक्के का ज्यादा योगदान होता था। धार्मिक क्रियाकलाप भी होता था तो मक्के का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उनका कोई भी उत्सव, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप या सामाजिक क्रियाकलाप बिना मक्के के संपन्न ही नहीं होता था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में या पूरे बंगाल में मानकर चलिए, ठीक है, बंगाल या बांग्लादेश पूरा मानकर चलिए, वहां पर मछली का जब बहुत ज्यादा महत्व है, मछली का इतना ज्यादा महत्व है बंगाल में कि वहां धार्मिक, आमतौर पर हिंदू धर्म में अगर कोई विवाह समारोह आदि होता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो वहां पर मांस मछली वर्जित है। लेकिन बंगाल में मछली का इतना ज्यादा प्रयोग होता है कि वहां धार्मिक क्रियाकलाप में भी मछली का सेवन किया जाता है, क्योंकि वह चीजें उनकी संस्कृति का अंग हजारों वर्षों से रही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ माया सभ्यता में मक्का का ज्यादा प्रयोग होता था। धार्मिक क्रियाकलाप में भी मक्के का प्रयोग होता था। उत्सव आदि में भी मक्का बोने, काटने आदि का प्रयोग होता था। ठीक है, तो माया सभ्यता में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेती होती थी। आप देख लीजिए, देखिए इनके शासक वर्ग, पुरोहित और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि भी थी, तो इन्होंने एक लिपि भी विकसित की थी, एक चित्रात्मक लिपि इनके पास थी, माया सभ्यता के लोगों के पास। ठीक है, आगे देखिएगा, माया सभ्यता में कृषि के बारे में हमने देख लिया। अब पेरू में इंका साम्राज्य। पेरू क्या है भैया, मैं आपको बता दूं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू, और पेरू में इंका साम्राज्य था। मतलब इंका साम्राज्य मतलब अलग अलग संस्कृति है, ये इंका संस्कृति मतलब इंका साम्राज्य। तो पेरू में इंका साम्राज्य था, तो इसके बारे में देखेंगे। तो दक्षिणी अमेरिकी 63 संस्कृतियों में सबसे बड़ी पेरू में पेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। इसे इंका संस्कृति को पेचुआ भी बोला जाएगा।
इनका संस्कृति कहिए या क्वेचुआ संस्कृति कहिए, यह दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी संस्कृति थी। और यह पेरू में यह इनका संस्कृति थी। इनका या क्वेचुआ संस्कृति जो थी वह पेरू में थी। और पेरू किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो देखिए, प्रथम इनका शासक, अब इनका साम्राज्य का जो पहला शासक है वो मैंग्रो कपाक था। मैंग्रो कपाक। तो प्रथम इनका शासक मैंग्रो कपाक ने कुजको में अपनी राजधानी स्थापित किया। अब देखिए, इनका साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी कुजको। और इस साम्राज्य का जो पहला शासक था वह था मैंग्रो कपाक। ठीक है। नवे इनका शासक के काल में राज्य का विस्तार हुआ। मतलब नवा जो इनका शासक था वह थोड़ा पराक्रमी था, परमवीर था और उसने अपने राज्य का विस्तार किया। तो कुल मिलाकर इनका साम्राज्य के बारे में यह फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका साम्राज्य का प्रश्न आएगा तो ऐसे आ सकता है कि इनका साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था। तो इनका साम्राज्य या क्वेचुआ साम्राज्य था वह पेरू में फैला हुआ था। पेरू कौन सी महाद्वीप का अंग है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अंग है। और प्रथम इनका शासक कौन था? तो मैंग्रो कपाक था। उसने राजधानी कहाँ से बनाया था? उन्होंने कुजको में अपनी राजधानी बनाया था। और नवे इनका शासक के काल में राज्य का विस्तार हुआ। और यह इनका साम्राज्य का यह पूरा अवशेष आप लोग देख सकते हैं। यह सारा अवशेष और यह अपने चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनकी विरासत कितनी समृद्ध थी। ठीक है। इनका साम्राज्य की रूपरेखा आप लोग खुद देख लीजिए, वही मैं कह रहा हूं। यह आप लोग देख सकते हैं पेरू। इनका साम्राज्य देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ था। इनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? लगभग 3000 मील लंबा था यह साम्राज्य। और आप लोग देख रहे हैं इक्वेडोर से लेकर चिली तक यह लंबा साम्राज्य। आप ऊपर जो रेड कलर का है और नीचे जो ग्रीन कलर का है, ये पूरा इनका साम्राज्य था। ये आप लोग देख लीजिए, पूरा इक्वेडोर से लेकर चिली तक लगभग 3000 मील में यह इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो यह पूरा का पूरा इलाका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इन लोगों ने समय समय पर राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ इतना बड़ा राज्य यहाँ पर हो गया, लगभग 800 मील लंबा। तो इसे हम देखेंगे। तो इनका साम्राज्य जो था, इनका साम्राज्य जो था इक्वेडोर से लेकर चिली तक लगभग 3000 मील लंबा था। एक मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। तो वैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर हुआ। हमको लग रहा है 4200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा यह साम्राज्य था। तो साम्राज्य जो था अत्यंत केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत मतलब कुल मिलाकर राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति थी वह राजा के पास केंद्रीकृत थी। ठीक है। राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। अगर देखिए, अगर शब्द आ जाए केंद्रीकृत तो इसका मतलब यह है कि संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है? राजा है। ठीक है। संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है वह राजा है। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। अब देखिए, क्वेचुआ जो था वह प्रशासन की भाषा था। मतलब इनकी राजभाषा जो थी वह क्वेचुआ थी और प्रत्येक प्रजाजन को क्वेचुआ भाषा बोलनी पड़ती थी। मतलब कुल मिलाकर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि साम्राज्य में कुछ अलग क्षेत्रीय भाषाएं भी थी। ठीक है। लेकिन वह अपनी एक राजभाषा को ज्यादा महत्व देते हुए उसको लागू भी करना चाहते थे। ठीक है। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठ की एक सभा द्वारा शासित होता था। मतलब जो पूरा साम्राज्य था वो अलग अलग कबीले में बटा हुआ था और हर कबीले का जो प्रधान होता था वो उस कबीले का जो वरिष्ठ सदस्य होता था वह होता था। लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान होता था। लेकिन देखिए, हर कबीले जो पूरा इनका साम्राज्य था वो अलग अलग कबीले में बटा हुआ था और हर कबीले का जो वरिष्ठ सदस्य होता था वो उसका मुखिया होता था। लेकिन पूरा इनका साम्राज्य जो था वो किसके प्रति उत्तरदायित्व था? सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व था। मतलब सम्राट की स्थिति सबसे बड़ी थी। ठीक है। स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। जो स्थानीय शासक होते थे, मतलब स्थानीय जमींदार आदि होते थे, तो उनको सैनिक सहयोग राजा को देते थे। तो उसके बदले उनको क्या किया जाता था? पुरस्कृत किया जाता था। स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। स्थानीय शासक का मतलब सामंत समझ सकते हैं। ठीक है। तो सामंत क्या करते थे? सैनिक सहयोग देते थे। किसको? राजा को। तो उनके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता था। तो यह इनका साम्राज्य की यह रूपरेखा है। और यह इनका साम्राज्य कितना लंबा है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इनका साम्राज्य में लोक निर्माण विभाग और वास्तुकला। इनका साम्राज्य में लोक निर्माण विभाग और वास्तुकला
देखिए एस्टेक की तरह, एस्टेक लोगों की तरह, अब देखिए यह एस्टेक संस्कृति जो थी वह कहाँ फैली हुई थी, मैक्सिको में फैली हुई थी। तो एस्टेक लोगों की तरह ही इनका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। एस्टेक लोगों ने बड़े बड़े भवन बनाए थे, ठीक है, बड़े बड़े स्मारक बनाए थे एस्टेक समाज के लोग। तो एस्टेक लोगों की ही तरह इनका समाज के लोग भी बहुत उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई। इक्वेडोर से लेकर चिली तक मैंने बताया था 3000 किलोमीटर लंबी यह पूरा साम्राज्य था। तो यह इक्वेडोर से लेकर चिली तक उन्होंने अनेक सड़कें बनाई, क्या, पहाड़ों को काट काट कर। देख बहुत बड़ा यह उच्च कोटि के वास्तुकार थे, ये लोग इंजीनियर थे, ठीक है। इनके किले, अब देखिए इनके पास किला भी था। तो इनके किले जो थे वह शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे, मतलब पत्थरों से ही कारीगरी करके यह किले बनाए जाते थे शिलापट्ट से, ठीक है। तो उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। आप समझ लीजिए जैसे कि कई ऐसे पुराने स्मारक आज भी हैं कि वहां पर गारे का प्रयोग किया ही नहीं गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा है, ठीक है। वो पत्थरों को काट काट कर और फिर उनको एक ज्वाइंटर के माध्यम से जोड़ते गए, मतलब ऐसे एंगल में पत्थरों को काटा गया है और फिर उसी में फंसा दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि आकाश में पत्थर से कोई बिल्डिंग बनी है, आकाश में पत्थर की बात नहीं है, अलग अलग ही शिलाखंड है, लेकिन उनको जोड़ने के लिए किसी प्रकार की गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब उसमें मतलब बारीकी से जोड़ा गया है। तो वैसे ही इनके किले जो थे शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुल मिलाकर ज्वाइंटर टाइप का होता था, मतलब फंसाने के लिए होता था कि वो अपने आप में एक शिलाखंड दूसरे शिलाखंड से फंस जाता था, ठीक है। राजमिस्त्री जो होते थे वह खंडों को सुंदर रूप देने के लिए सल्क पद्धति यानी फ्रेकिंग का प्रयोग करते थे, मतलब पत्थरों को काट कर एक सल्क निकाल देना। तो सुंदर रूप देने के लिए मतलब सल्क पद्धति का प्रयोग करते थे, मतलब काट छाट करते थे पत्थरों को, ठीक है, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल भी होती थी। तो राजमिस्त्री यह काम करते थे। तो यह आप देख लिए इनका साम्राज्य में लोक निर्माण और वास्तुकला कितनी प्रबल थी। वास्तुकला की प्रबलता को आप वैसे ही देख सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई गारे जैसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। अगर शिलापट्टियों को जोड़ना पड़ता था, तराश कर बनाया जाता था और किसी प्रकार की गारे जैसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, बड़े बड़े किले खड़े कर दिए जाते थे। और यहाँ पर यह देख लें राजमिस्त्री जो थे वह सल्क पद्धति का प्रयोग करते थे, मतलब फ्लेकिंग का प्रयोग करते थे, सल्क पद्धति, सल्क निकालते थे। इनका साम्राज्य में कृषि प्रणाली, अब कृषि प्रणाली कैसी थी इनका साम्राज्य में, तो इनका सभ्यता का जो आधार था वह कृषि था। कृषि ही इनका मुख्य आधार था, किसका, इनका साम्राज्य का, ठीक है। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी। देखिए इनका साम्राज्य का जो आधार था अर्थव्यवस्था का वो क्या था, कृषि ही इनका मूल आधार था। लेकिन इनके यहाँ की जो जमीन थी वह खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए थे। तो सोपानी कृषि ये करते थे इनका साम्राज्य के लोग, ठीक है। इनका समाज के लोग जो थे वो सोपानी खेती करते थे, मतलब पहाड़ों में जो सीढ़ीदार खेती होती है वो कौन सी पद्धति होती है, सोपानी कृषि करते हैं। तो जमीन तो उपजाऊ नहीं थी लेकिन उसके बावजूद यह परिश्रमी थे, ठीक है। तो यह सीढ़ीदार खेती से काम चलाते थे और जल निकासी और सिंचाई की प्रणालियां भी इन्होंने स्वयं विकसित की, ठीक है। इनका लोग मक्का और आलू आदि उगाते थे, मक्का उगाते थे और आलू आदि उगाते थे। तो यह सब काम यह करते थे। लेखन प्रणाली और गणना, लेखन प्रणाली इनकी कैसी थी, ये लिखना पढ़ना जानते थे या नहीं जानते थे। तो देखिए इन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास तो नहीं किया, ठीक है। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत वह कुछ अपना वार्तालाप कर लेते थे, लेकिन किसी प्रकार से कोई लेखन प्रणाली का विकास इन्होंने नहीं किया। किंतु उनके पास हिसाब लगाने के लिए एक प्रणाली अवश्य थी, हिसाब किताब यह लगाते थे और हिसाब किताब लगाने के लिए वह रस्सी का प्रयोग करते थे, ठीक है। गणना करने के लिए या हिसाब किताब लगाने के लिए वह एक राशि का प्रयोग करते थे और वह जो तरीका अपनाते थे, जो प्रणाली अपनाते थे गणना करने के लिए, उसे कीपू कहा जाता है, कीपू। तो यह ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो क्यूपू क्या है जिससे यह गणना करते थे, तो यह रस्सी होती थी, ठीक है।
यह डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब करते थे। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कोई भी गणना करनी होती है, अगर किसानों को कोई धान या गेहूं कुछ कोई से हिसाब किताब लगाना रहता है, तो वह जैसे कि वह एक रस्सी गांठ दे दिया करते हैं ऐसे करके। तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने फिगर भी बना दिया है। और जैसे मान लीजिए सपोज दैट जैसे 3 मन धान है, ठीक है, तो किसी से लेना है तो वह क्या करेगा, एक बार गांठ लगा दिया, फिर 2 बार गांठ लगा दिया, 3 बार गांठ लगा दिया, पता चल गया उसको, ठीक है। तो यह क्या है, यह जो प्रणाली है, गांठ लगाने की प्रणाली है रस्सियों में, इसको क्या बोलते हैं, कीपू बोलते हैं। तो यह बस इतना बस जान लीजिए, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब करने का काम कौन करते थे, इनका समाज के लोग करते थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, और यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अभी कीपू क्या है आएगा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यूरोपियों की खोज, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी ऑब्जेक्ट एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और जिनको भी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का या एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 1499 रुपया आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी आप सारा मटेरियल दीजिएगा, किस तरह से जल्दी जल्दी दिया जाए, आप खुद सोचिए ना, आप नहीं सोच पाएंगे। अभी देखिए यह जो पीपीटी नोट्स है, ये कुल मिलाकर अभी इतना आसान नहीं होता है कि 1 साल का या 2 साल का कोर्स है, 4-4 5-5 किताबें हैं, तो क्या 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं चाहता ना तो सब शॉर्ट में दे देता। अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी है, या तो मुझे यही लग रहा है कि या तो मैं सोच रहा हूँ फॉर्मेलिटी कर दूं, क्या जरूरत है यार। अभी देखो यही जो नोट्स है आपका, ये 30 पेज का भी इस समय फिलहाल है, लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हुआ। अभी मैं कम से कम 8-10 पेज और जोड़ना ऐड करना पड़ेगा। कम से कम 38 या 40 पेज पर मैं इतना बढ़िया नोट्स दे रहा हूँ, मैं पागल बैठा हूँ। या तो फॉर्मेलिटी कर दो, भी फॉर्मेलिटी कर दूंगा तो अभी 2-2 पेज में सब खत्म हो जाएगा, सारा सारा हमारा काम हो जाएगा। आप लोग समझते नहीं हैं, खेल मानकर चल रहे हैं। आप यह इस बात की खुशी नहीं है कि यह एक चैप्टर को मैं यह सब फिगर बना बना चैप्टर वाइज में दे रहा हूं, मैं पागल बैठा हूं। या 2 पेज में सब, अब 2 से या 3 पेज में नोट्स आते हैं भी मैं वही कर दूं, मेरी वाली भी हो जाएगी और आप वाली भी हो जाएगी। ये हम चाहते हैं कि बच्चे का परीक्षा हॉल में बैठे तो कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे। अब यह जो आपका चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव, अब यह 38 या 40 पेज का यह पूरा पीपीटी नोट्स होगा केवल, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको कल मैं दे रहा हूं, वो भी कम से कम 4 या 5, कम से कम 5 या 6 पेज में वो आपका होगा। और यह 38-40 पेज का यह पीपीटी नोट्स है। तो अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती तो भी 5-6 पेज में मैं कर देता, अब तो मैं न जाने कि सारा कोर्स ही मैं कंप्लीट कर देता यार। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप परीक्षा हॉल में बैठिए तो कोई आपसे अप न रहे, सब आपसे डाउन रहे, इतना बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन आपका हो, कुछ भी क्वेश्चन न छूटे। और मैं सच बता दे रहा हूँ, जैसे यह चैप्टर है आपका संस्कृतियों का टकराव, अगर इसमें से 10 प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, 2 प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, इससे बाहर कभी आने वाला नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के पेपर बनाने वाले भी आपसे कम जानेंगे अगर आपने यह पूरी तैयारी कर लिया है तो, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।